हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार के बारे में और इसमें हम वर्णों के विषय में जानेंगे। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वे लिखित रूप में वर्ण कहलाती हैं। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात भाषा में प्रयुक्त जिस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। अब हम जानेंगे वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ 48 वर्ण हैं, अर्थात टोटल इसमें कितने वर्ण हैं? 48। चलिए अब बढ़ते हैं वर्णों के भेद की ओर। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इन दोनों भेदों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर के बारे में। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता के किया जा सकता है वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं ह्रस्व स्वर क्या है। बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल रूप भी कहा जाता है, यानी मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है और ये 4 हैं अ, ई, उ और री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हम ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है और ये है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और तीसरे प्रकार के होते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इन स्वरों के आगे एस का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, राम। इसमें खिंचाव होता है, इसीलिए प्लुत स्वर होते हैं। चलिए अब स्वरों के प्रयोग के विषय में भी जान लेते हैं। तो बच्चों, स्वरों में शब्दों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, यानी कि शब्दों में स्वरों का प्रयोग दोबारा से। तो चलिए बच्चों, अब स्वरों का प्रयोग भी जान लेते हैं। बच्चों, शब्दों में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। पहला है मूल रूप में। कई बार स्वर शब्दों में मूल रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे अनार, इमली, ईक, ऐनक आदि। इसमें अ, ई, आए जो है वो अपने मूल रूप में आए हैं। और दूसरा है मात्रा के रूप में। जब स्वरों का व्यंजनों के साथ संयोग होता है तो उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों का यह बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। जैसे क के साथ आ की मात्रा जुड़ी तो बना का, क के साथ ई की मात्रा जुड़ी तो बना की। तो यहाँ पर का और की में आ और ई की मात्रा के रूप में स्वर आए हैं। चलिए अब जाने विभिन्न स्वरों की मात्राएं, जो इस प्रकार है। आपका पहला स्वर है अ। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, शब्द है फल। दूसरा है आ। इसकी मात्रा एक डंडे के रूप में दर्शाई जाती है, जैसे शब्द है राजा। इसमें आ का उच्चारण आ की मात्रा आ रही है। ई, ये मात्रा व्यंजन के आगे से लगती है। शब्द है दिन। इसको तुरंत बोलते हैं। ई की मात्रा ये व्यंजन के पीछे से आती है, खिंचाव देकर, जैसे मछली। उ की मात्रा ये व्यंजन के नीचे से आती है, इसको भी तुरंत बोलते हैं पुल। आगे है ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है लेकिन खिंचाव के साथ, जैसे फूल। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे से आती है, जैसे शब्द बना नृप। ए की मात्रा ये शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में लगती है, जैसे शब्द है बेर। आए की मात्रा ये शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है, शब्द बनेगा बैल। ओ की मात्रा ये एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा के रूप में आती है, जैसे कोयल। और औ की मात्रा ये एक डंडा और शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा के रूप में आती है, शब्द है फौज। तो ये तो हमने पढ़ ली स्वरों की मात्राएं। अब हम जानेंगे अयोग वाक्य क्या है। बच्चों, हिंदी में 2 वर्ण ऐसे हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोग वाक्य कहते हैं। ये वर्ण इस प्रकार है। पहला है अनुस्वार, जो अंग चंद्र बिंदु के रूप में नहीं आता, केवल बिंदु के रूप में आता है। दूसरा है विसर्ग, जिसमें अंत में 2 बिंदु लगते हैं और इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। चलिए आइए इन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुस्वार क्या है।
तो बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है, वे अनुस्वार कहलाते हैं। इनका चिन्ह बिंदु होता है, यानी कि शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु आती है। लिखते समय इसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाते हैं, जैसे हंस, पतंग, कंचन, गंगा, अंगद आदि। और दूसरा है विसर्ग। जिन वर्णों का उच्चारण आधे ह के समान होता है उन्हें विसर्ग कहते हैं। इनका चिन्ह दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। लिखते समय इसे प्रकट करने के लिए वर्ण के आगे दो बिंदु, यानी ऊपर और नीचे दो बिंदु लगाया जाता है। जैसे छ उच्चारण ह की तरह होगा, नमः, दुःखः, पुनः, फलतः आदि। इन वर्णों को स्वर समूह के अंतर्गत रखा जाता है। आगे है अनुनासिक। अनुनासिक जिन वर्णों को बोलने में हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु, यानी ये अर्धचंद्र और उसके ऊपर बिंदु होता है। लिखते समय इसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हंस, बांस, चांद, आंख, दांत आदि। ये तो थे हमारे स्वर। अब बढ़ते हैं व्यंजन की ओर। तो बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है तथा श्वास मुख के कंठ, तालु आदि में रुककर निकलने से बाधित होता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 33 है। व्यंजनों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है उच्चारण के आधार पर और दूसरा है परस्पर मेल के आधार पर। तो चलिए एक एक करके पढ़े। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले बस जानेंगे हम स्पर्श व्यंजन क्या है। तो बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करते हुए बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। ये है क, ख, ग, घ, ञ। तो ये आते हैं क वर्ग के अंतर्गत और इनका उच्चारण स्थान है कंठ है। अगला वर्ग है च वर्ग, जिसमें आता है च, छ, ज, झ, ञ। इनका उच्चारण स्थान है ताल में। अगला है ट वर्ग, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ण आते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। और त, थ, द, ध, न ये त वर्ग में आते हैं। दंतीय इनका उच्चारण स्थान है। आगे है प वर्ग में आने वाले व्यंजन जो है प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच में होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण तालु, जीभ, होंठ और दांतों के स्पर्श से होता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये है य, र, ल और व। ये अंतस्थ व्यंजन है। तीसरे प्रकार के व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु अर्थात ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है और ये है श, श, सर, ह। ये ध्यान रखिएगा, श, श, स, ह। अब इसमें याद रखने वाली बात है, वो भी जान लेते हैं हम। तो बच्चों, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले है अल्पप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से कम मात्रा में बाहर निकलती है, वे व्यंजन अल्पप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण यानी कि क, ग, ङ, च, छ, ञ, ट, ड, ण, त, थ, न और प, ब, म तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये होते हैं अल्पप्राण व्यंजन। दूसरे होते हैं महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जैसे कि ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, त, ध, प, भ तथा ण, ढ एवं ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह महाप्राण व्यंजन होते हैं। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब दूसरे प्रकार के व्यंजनों पे आते हैं, जो है परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन। ये 2 भेद होते हैं इसके, संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन। इन्हें भी विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन क्या है।
संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे क और श से मिलकर श बना, क्षमा क्षत्रिय। ज और यों के मेल से ज्ञ बना, संज्ञा शब्द है इसमें आने वाला और ज्ञानी। त और र से त्र संयुक्त व्यंजन बना, शब्द है त्रिशूल पत्र। और श और र के मेल से श बना, शब्द बनेगा श्रमिक श्रम। दूसरे तरह के व्यंजन होते हैं द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात इसमें दोनों व्यंजन होते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन एक आधा और एक पूरा होता है। जैसे क एक आधा और एक पूरा, इसके मेल से शब्द बनेगा मक्का धक्का। इसमें देखिए दो कौर एक जैसे हैं, क एक आधा एक पूरा है, ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। च के मेल से कच्चा सच्चा, च दो बार आया है। ज के मेल से शब्द बना छज्जा सज्जा। ऐसी ट के मेल से मिट्टी लट्टू, ड के मेल से गुड्डी लड्डू। प के मेल से बने शब्द हैं थप्पड़ चप्पल। और म के मेल से बनने वाले शब्द हैं चम्मच और निकम्मा। त के मेल से बने शब्द हैं छत्ता और सत्ता। तो ये थे हमारे द्वित्व व्यंजन, दो समान व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अतिरिक्त वर्ण क्या है। तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में ड ढ वर्णों से क्रमशः ड ढ वर्ण विकसित हुए हैं। इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। इन दोनों वर्णों का उच्चारण ड ढ से बिल्कुल भिन्न है। ये वर्ण कभी भी शब्दों के आरंभ में नहीं आते हैं, जैसे लड़ाई गाड़ी बढ़ई पढ़ाई आदि। ये सब क्या है, अतिरिक्त वर्ण में आते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे आगत ध्वनियां क्या है, अर्थात इसमें हम जानेंगे आगत ध्वनियां है क्या। तो बच्चों विदेशी भाषाओं की जिन ध्वनियों को हिंदी भाषा में सम्मिलित किया गया है उन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे आ, इसके ऊपर अर्धचंद्र आता है, शब्द बनेगा डॉक्टर प्रॉक्टर हाल माल चॉकलेट टॉफी, ये सब इनके ऊपर आगत ध्वनि का चिन्ह आता है। ज जमीन जमींदार, नीचे जौ के नुक्ता आने थे ज इसका साउंड हो जाता है। मजदूर मजाक आदि। फ, इसके नीचे भी नुक्ता आएगा, नुक्ता यानी कि बिंदु। फन फैसला फसल फायदा आदि। इसका उच्चारण अलग से किया जाता है, फ अलग होता है और फ अलग होता है। उच्चारण पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा और इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो चलिए तब तक हम बढ़ते हैं वर्ण विच्छेद की ओर। तो बच्चों जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कसरत, इसका वर्ण विच्छेद ऐसे होगा क जमा अ जमा स जमा अ जमा र जमा अ जमा त जमा अ। ये इसका वर्ण विच्छेद हुआ, अर्थात व्यंजन को स्वर से अलग करना। आप छोटी कक्षाओं से इसे करते आए हैं। अगला शब्द जैसे हमारे सामने है नवनीत, इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, न जमा अ व जमा अ न जमा ई जमा त जमा अ। ये इसका वर्ण विच्छेद होगा। और ये तो आपको याद ही होगा कि जब स्वर को व्यंजन से अलग कर देते हैं तो व्यंजन के नीचे हल चिन्ह जरूर लगाते हैं। अगला शब्द ले लेते हैं। जैसे अगला शब्द है हमारा कैलाश, इसका वर्ण विच्छेद होगा क जमा आय जमा ल जमा आ जमा श जमा अ। परिश्रम शब्द, इसका वर्ण विच्छेद है प जमा अ जमा र जमा ई जमा श जमा र जमा अ जमा म जमा अ। ये इसका वर्ण विच्छेद हुआ। तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा वर्ण विचार इस पाठ में, जिसमें हमने वर्णों के बारे में जाना, संयुक्त स्वर, इन सब के विषय हमें इस पाठ के जरिए हमने जाना। लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए हम इसे दोहरा लेते हैं। भाषा में प्रयुक्त जिस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अभ्यास करने का कार्य आपका है, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।